हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ओनली फॉर लव। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम जेंगशु है। जेंगशु चाइना के टॉप फाइनेंशियल न्यूज़पेपर की रिपोर्टर है। जेंगशु की दोस्त से कह रही होती है कि तुमने शियान से इंटरव्यू करने का मौका गवा दिया है, तो अब तुम क्या करोगी। जेंगशु कहती है कि मैं दोबारा से शियान को इंटरव्यू करने की कोशिश करूंगी। तो उसकी दोस्त कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि शियान अब तुम्हें दोबारा इंटरव्यू देगा, लेकिन जेंगशु इस काम को करने के लिए काफी मोटिवेट दिखाई दे रही होती है। और अब हमें इस ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम शियान है। इसका असिस्टेंट इसको बता रहा होता है आज शाम 7 बजे यूलिंग आपसे इंटरव्यू करने के लिए आएगी, लेकिन शियान कहता है कि मैं यूलिंग के साथ अपना इंटरव्यू नहीं करना चाहता, मुझे जेंगशु की इंटरव्यू की आउटलाइन पसंद आई थी। इसका असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है, मैं आपके लिए ये इंटरव्यू दोबारा अरेंज करवा देता हूँ। अब मिस ये जेंगशु को अपने ऑफिस में बुलाती है तो ये मिस ये से कहने लगती है कि आपको मुझे कम्फर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे शियान के साथ इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहती हैं। मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे इंटरव्यू की आउटलाइन में इम्प्रूवमेंट की कुछ गुंजाइश बाकी है अभी, इसलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है और अगली बार मैं ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशंस करूंगी। मिस ये जेंगशु से कहती कि आज तुमने बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। तो जेंगशु उसको बताती कि आज मेरे बॉयफ्रेंड की बर्थडे है और मैं उसके लिए तैयार हुई हूँ, और कहने लगती है कि अगर मेरा आज शियान के साथ इंटरव्यू होता तो फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे भी सेलिब्रेट ना कर पाती। मिस ये कहती कि मुझे अभी यंशन के स्टाफ की तरफ से कॉल आई थी और शियान चाहता है कि उसका इंटरव्यू तुम लो। ये सुनते ही जेंगशु बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं ये इंटरव्यू जरूर करूंगी। अब ये जाने लगती है तो मिस ये पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बर्थडे का क्या हुआ। तो ये कहने लगती है कि बर्थडे तो हर साल आती रहेगी, लेकिन शियान से इंटरव्यू करने का मौका बहुत ही रेयर है। ये कहकर जेंगशु यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शियान का असिस्टेंट इसको आज का शेड्यूल बता रहा होता है तो ये अपने ड्राइवर से कहता है कि तुम मुझे यहीं पर उतार दो क्योंकि मुझे कंपनी जाना है वापस। अब जेंगशु की दोस्त इसको कंग्रेचुलेशंस कहने के लिए आती है कि फाइनली इसको इंटरव्यू मिल गया है। इसकी दोस्त बताने लगती है, लेकिन शियान थोड़ा सा अजीब भी है। कहने लगती है कि जब मिनग्यू ग्रुप का हार्ड टाइम चल रहा था तो शियान ने अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर नई कंपनी स्टार्ट कर ली। ऐसा करने पर लोगों ने उसे बहुत ज्यादा हार्श कमेंट्स किए थे और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी एक्ट्रेस बेलिन, उसने भी उसको छोड़ दिया था। ये सुनकर जेंगशु कहने लगती है कि शियान काफी बहादुर है। और अब शियान कंपनी पहुंच गया होता है। अब मीटिंग रूम में एक लड़का बैठा होता है जिसको शियान बहुत गौर से देख रहा होता है। जेंगशु अपने दोस्त से कह रही होती है कि शियान की तो इंटरनेट पर कोई क्लियर पिक्चर भी नहीं है, अगर हमें अपने मैगजीन के लिए शियान का कोई ऑडियो या वीडियो इंटरव्यू मिल जाए तो ये यकीनन रीडर्स की तवज्जो को तरफ खींच लेगा। लेकिन इसके दोस्त कहने लगती है कि हमारे मैगजीन के पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो इसको डिजिटल मैगजीन बना दे, लेकिन जेंगशु कहती है कि मैं ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगी। जैसे ही शियान मीटिंग रूम में दाखिल होता है तो ये चेन के पास जाता है। शियान चेन से कहने लगता है कि जो तुमने डेटा और इन्फॉर्मेशन अपडेट की थी वो बहुत ही इंप्रेसिव है, और ये अपनी वर्कर लिली से कहता है कि तुम इसको दूसरे रूम में ले जाओ, मैं वहाँ पर कुछ देर में आता हूँ। अब यहाँ पर जो 2 और आदमी बैठे होते हैं वो लाइयिंग कंपनी से आए होते हैं, जो कि शियान से कह रहे होते हैं कि हमारे तुम्हारे डैड की कंपनी के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। तो शियान कहता है कि अगर लाइंग चाहती है कि हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अगली दफा तुम मुझे एक प्रॉपर प्लान दिखाना, क्योंकि आखिरकार युनचेंग एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ना कि चैरिटी कंपनी। लेकिन ये बात सुनकर मिस्टर फेंग गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, जबकि शियान को चेन का प्लान बहुत पसंद आया होता है और ये इसके साथ अपनी डील फाइनल कर लेता है। अब इसका वर्कर इसके पास आता है, कहता है कि मिस्टर फेंग तुम्हारे डैड और मिस्टर टियान के बहुत पुराने दोस्त हैं, अगर तुम लाइंग की बजाय लियान कंपनी को चुनोगे तो मुझे डर है कि हम बोर्ड को इस बारे में कन्विंस नहीं कर पाएंगे। शियान कहते हैं कि लेकिन इन्वेस्टमेंट्स पर्सनल कनेक्शंस को देखकर नहीं की जाती, ये कहकर ही चला जाता है। इसके बाद शियान जब अपने ऑफिस में आता है तो इसका असिस्टेंट इसको बताता है कि मिस्टर गुआन ने तुम्हें आज एक डिनर पर बुलाया है। शियान कहते हैं कि लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। तो इसका असिस्टेंट कहते हैं कि मिस्टर गुआन तुम्हें एक बहुत खास इंसान से मिलवाना चाहते हैं, और फिर शियान अपने फोन पर किसी की तस्वीर देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि ठीक है, मैं आज के डिनर के लिए आऊंगा। असिस्टेंट कहने लगता है कि फिर जो फाइनेंशियल मैगजीन के साथ हमारा इंटरव्यू था उसका क्या होगा। तो शियान कहता है कि उसको किसी और दिन पर शेड्यूल कर दो। और अब जेंगशु अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बता देती है कि इसका आज शियान के साथ इंटरव्यू है तो ये इसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगी। शिंगजो कहता है कि कोई बात नहीं, जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओगी तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। अब जेंगशु इंटरव्यू के लिए जा रही होती है तो इसको शियान के असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो इसको इंटरव्यू के कैंसिल होने का बताता है। जेंगशु से पूछती है कि दोबारा इंटरव्यू कब होगा। तो असिस्टेंट बताता है कि
अगले हफ्ते इसी टाइम पर इंटरव्यू होगा। जेंगशु कहती है कि अगर इंटरव्यू अगले हफ्ते होगा तो हम अपने मैगजीन के नेक्स्ट इशू के लिए कवर स्टोरी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। क्या इंटरव्यू 2 दिन के अंदर नहीं हो सकता? मैं किसी भी टाइम इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि मुझे डर है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है क्योंकि उनका शेड्यूल फुली बुक्ड है। अब जेंगशु शन को मैसेज करके कहती है कि तुम मेरी ये पता लगवाने में मदद करो कि शियान आज रात कहाँ पर है। अब शन इसको कॉल करके बताती है कि शियान की दोस्त गॉन्जी ने आज उसको अपनी एक प्राइवेट पार्टी में बुलाया है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकती कि शियान वहाँ पर होगा या नहीं। अब जेंगशु वार्नर स्टेट पहुँचने के बाद जेंगशु कहती है कि क्या शियान यहाँ पर मेरे साथ थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू कर सकता है? तो असिस्टेंट कहता है कि मैं शियान से इसके बारे में बात करता हूँ, तो मेरा यहीं पर इंतजार करो। जेंगशु अब जब हॉल के बाहर खड़ी होती है तो यहाँ पर कुछ आदमी ये बात कर रहे होते हैं कि ग्वान कैपिटल ने अपनी कंपनी में यू को हायर कर लिया है, जो कि अब्रॉड में फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा प्रोफेसर है। और अब यहाँ पर जेंगशु यू को देख भी लेती है। इसके बाद शियान का असिस्टेंट उसके पास जाकर शियान को बताता है कि जेंगशु तुम्हारा यहाँ पर इंटरव्यू के लिए इंतजार कर रही है। तो शियान कहते हैं कि मैं आज उसके साथ इंटरव्यू नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब चूंकि वो यहाँ पर आ गई है तो तुम उसके लिए कुछ खाना अरेंज करवा और उसके लिए कार अरेंज करवा कर उसको वापस भेज दो। इंतजार करते हुए जेंगशु के स्टमक में दर्द हो रही होती है, मेडिसिन लेने लगती है, लेकिन इसके पास पानी नहीं होता। ये पानी लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन यू यहाँ पर इसको पानी दे देता है। जेंगशु से कहती है कि आप प्रोफेसर यू हैं, तो ये कहने लगता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो जेंगशु कहती है कि मैं तुम्हारे कुछ पेपर्स पढ़ती हूँ। जेंगशु कहने लगती है कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आपके कुछ लेक्चर जरूर अटेंड करती। क्यों कहने लगता है कि तुमने भी यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट किया है। जेंगशु कहते कि हाँ, और मैं एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूँ। जेंगशु कह रही होती कि क्या हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर सकते हैं। तो इतने में शियान अपने असिस्टेंट के साथ हॉल में अंदर दाखिल हो रहा होता है, तो ये जेंगशु को यू से बातें करता हुआ देख लेता है और जेंगशु यू एक दूसरे को वीचैट पर ऐड भी कर लेते हैं। जबकि शियान बहुत गौर से जेंगशु को देख रहा होता है। शियान को याद आता है कि मैगजीन करेंसी वॉर का अवार्ड जेंगशु को मिला होता है। इस सेरेमनी के अंदर शियान भी मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही जेंगशु को स्टेज पर बुलाया जाता है तो शियान को एक मैसेज आ जाता है जिसके कारण ये यहाँ से उठकर चला जाता है। तो इसलिए शियान आज इसको पहली बार देख रहा होता है। शियान जेंगशु के पास जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर इसका दोस्त गॉन्जी आ जाता है। अब जेंगशु जैसे ही शियान को देखती है तो ये इसके पास जाती है, लेकिन शियान अंदर चला जाता है और ये अपने आप से कह रही होती है कि मैं शियान को देखने के बहुत ही करीब थी, लेकिन मैं ये नहीं देख पाई कि आखिर में वो दिखता कैसा है। और अब ये इवेंट स्टार्ट हो जाता है। गॉन्जी कहता है कि मैं आप सबसे प्रोफेसर यू को मिलवाना चाहता हूँ, जो कि अब से हमारे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं। गॉन्जी अब इन दोनों के पास जाता है तो ये यू से कहने लगता है कि मैंने शियान को कभी किसी लड़की से मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं देखा जितना ये तुमसे मिलने के लिए था। ये सुनकर यू खुश होता है और फिर ये तीनों साथ में काम करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। अब बाहर बारिश हो रही होती है। जेंगशु शिंगजाओ को कॉल करके कहती है कि तुम मुझे कब पिक करने के लिए आओगे, तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गई है। जेंगशु यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है तो असिस्टेंट जेंगशु को देखकर कहता है कि अभी तक जेंगशु यहाँ पर क्या कर रही है। ये सुनकर शियान कहता है कि क्या तुमने इसके लिए राइड बुक नहीं की थी? तो असिस्टेंट कहता है कि जेंगशु ने मुझे कहा था कि उसे कोई लेने के लिए आ रहा है। अब शियान अपने असिस्टेंट से कहता है कि जेंगशु के पास कार लेकर जाओ। जेंगशु को पहले भी बहुत सारे लोग राइड देने के लिए पूछ चुके होते हैं, तो जब इनकी गाड़ी आकर रुकती है तो ये कहने लगती है कि मुझे पता है कि बारिश हो रही है, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन जैसे ये शियान को देखती है तो उसका एहसास होता है कि इसने गलत इंसान से ये बात कहती है और शियान ये सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। जब शियान का असिस्टेंट देखता है कि जेंगशु को उसका बॉयफ्रेंड लेने के लिए आ गए तो कहने लगता है कि वाकई में अपने बॉयफ्रेंड के लिए इंतजार कर रही थी। तो शियान कहते हैं कि तुम इस बात को लेकर बहुत कंसर्न हो कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। असिस्टेंट कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जेंगशु काफी गुड लुकिंग है तो उसका बॉयफ्रेंड होना एक नॉर्मल बात है। शिंगजाओ जेंगशु से पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, तो कहती है कि उसके बारे में बात नहीं करो, मैं आज बहुत अपसेट हूँ। अब शिंगजाओ को कॉल आ रही होती है, लेकिन ये इस कॉल को कट कर देता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि किसी लड़की की कॉल इसको आ रही है। फिर जब जेंगशु का घर आ जाता है तो ये शिंगजाओ से कहती है कि अभी भी तुम्हारी बर्थडे है, तो ये इसको बर्थडे विश करके अपने घर चली जाती है। अब शिंगजाओ को एक कॉल आती है जिसको सुनने के बाद ये बहुत जल्दी में यहाँ से चला जाता है। घर पर आकर जेंगशु कहती है कि मुझे इस इंटरव्यू के बारे में एडिटर को बताना होगा, लेकिन ये अपना फोन चेक करती है बैग में तो वो नहीं होता और फिर ये अपने आईपैड से अपने फोन की लोकेशन चेक करती है तो उसकी लोकेशन हॉस्पिटल आ रही होती है और अभी सोच में पड़ जाती है कि आखिर शिंगजाओ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। और फिर उसको ख्याल आता है कि कहीं शिंगजाओ का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, तो ये जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। और अब जेंगशु देखती है कि इसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है, लेकिन ये अपने आप को कहती है कि ये इसकी दोस्त भी तो हो सकती है। लेकिन ये जैसे ही आगे बढ़ती है तो ये लड़की इसके बॉयफ्रेंड को किस कर रही होती है। ये देखकर तो जेंगशु को बहुत बड़ा शॉक लगता है। इसके हाथ से अम्ब्रेला यहीं पर गिर जाती है और अब ये बारिश में भीगी हुई टैक्सी में वापस घर जा रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।